कि जो ना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुझे क्यों डिफरेंट, क्योंकि जो इन्होंने पॉलिसी अपनी चेंज करी, जिस विचारधारा को लेके चले थे, ये अपनी विचारधारा से भटक गए। बीजेपी 10 साल रही और लगभग 70 साल के करीब कांग्रेस रही, 60-65 साल समझ लो, लेकिन जो रोज़गार की समस्या है वो आज भी है। देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ पे दिल्ली के बड़े मुद्दे को उठाया ही नहीं जाता। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो दिल्ली के अंडर में आते हैं, लेकिन इन दोनों की नोक झोंक में यहाँ का आम आदमी पिस रहा है। राजनीति में आने का मतलब राज करने की नीति तो है, लेकिन उसी राज की नीति से लोगों का भला करना सबसे पहले सर्वधर्म होना चाहिए। कि या तो ये उस टाइम झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं, या आज की डेट में दोनों ही भ्रष्टाचारी हो गए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। चोर चोर मौसारे भाई ये बन गए हैं। तो और दिल्ली के लिए विकास में जो भी योगदान दिया वो दिल्ली के गाँवों ने दिया, लेकिन इन गवर्नमेंटों ने सबसे बड़ी अनदेखी करी दिल्ली के गाँव की ही सबसे पहले। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन लोगों के लिए कोई ना कोई स्कीम ऐसी लेके आऊँगा, जैसे रेहड़ी पटरी। एक बहुत ज़्यादातर लोग रेहड़ी पटरी की तरफ भगते हैं, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे के लोग यहाँ पर आते हैं रोज़गार की तलाश में। तो रेहड़ी पटरी के लिए एक प्लान तो बनना चाहिए। वो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं और मैंने उनकी छात्र लोक जनशक्ति विंग का मैं प्रेसिडेंट रहा, ऑल इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। मुझे अगर ईस्ट दिल्ली से यहाँ मौका मिला तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा, यहाँ पे डीडीए की भी ज़मीन है, यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट की भी ज़मीन है। मैं यहाँ पे छोटे मोटे मॉल इस तरह का डेवलप करना पसंद करूँगा। मैं दिल्ली के गांव से आता हूँ, तो हमारा 500 साल पुराना गांव है। मैं दिल्ली की और गांव की छोटी छोटी समस्याओं के बारे में समझ सकता हूँ। उसके अगर आपको लगे कि हम में कुछ दम दिखता है, हम कुछ कर सकते हैं, तो आप जो है ना प्लीज़ वोट करना। इस बार दिल्ली जो है ना वोट करेगी, पूरा मुझे यकीन है भारतीय वीर दल के लिए जिताने का काम करेगी। गुर्जर समाज की पहली राष्ट्रीय पार्टी भारतीय वीर दल ने पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी योगेश गुर्जर को मैदान में उतारा है। भारतीय वीर दल के पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी योगेश गुर्जर, नेताजी से देखिए आगामी चुनाव पर हमारी खास चर्चा। जय हिंद दोस्तों, मैं रुचिका, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी चल रहा है इलेक्शन का माहौल और बहुत गर्मा गर्मी है इस माहौल में, और बहुत से नए जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट भी मिला है। जो प्रत्याशी आज मैं आपके बीच में जिनको मिलवाना चाहती हूँ, आपसे रूबरू करवाना चाहती हूँ, मैं इस वक्त आई हूँ ईस्ट दिल्ली। जी हाँ, ईस्ट दिल्ली से जिनको टिकट मिली है, जो भारतीय वीर दल जो पार्टी है उसकी तरफ से उनको टिकट मिली है, और मैं मिलवाना चाहूँगी, आपको रूबरू करवाना चाहूँगी चौधरी योगेश गुर्जर जी से, और उनसे जानते हैं उनके बारे में और उनको ये जो टिकट मिली है उसके बारे में, और उनके क्या क्या एजेंडा रहेंगे उसके बारे में। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे हिंद फोकस न्यूज़ में, और मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। पहले दर्शकों को आपका बहुत बहुत नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपका अपना परिचय दे दूं कि मैं भारतीय वीर दल से जुड़ा हुआ हूं, और इससे पहले मैं आम आदमी पार्टी में था, पूर्वी दिल्ली लोकसभा सेक्रेटरी था आरडब्ल्यू विंग का, और उसको छोड़कर मैंने जो है भारतीय वीर दल ज्वाइन किए और पूर्वी दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, जो योगेश जी आपके जो जीवन परिचय रहा है, वो मतलब जो जीवन परिचय मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जीवन परिचय क्या है आपका, शुरू से लेके अब तक, जो पढ़ाई से लेके अभी तक का सफ़र आप थोड़ा सा बताएं। मेरा निवास स्थान सरायकाले का गांव है, मैं यहीं से जन्मा हूं, और मेरे पिताजी दिल्ली चिड़ियाघर में यूडीसी थे। पूरी फैमिली हम लोग, डैडी डबल MA किए हुए थे मैथमेटिक्स और इंग्लिश में। उसके बाद मेरे को जब मैंने कैरियर बना आगे चला, पढ़ाई करी, तो मैंने PGDV कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। मैंने 6 साल वहाँ पे यूनियन लड़ाई कॉलेज में ही रहकर, और उसके बाद मैं पासवान जी की पार्टी में चला गया, लोक जनशक्ति पार्टी में। वो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, और मैंने उनकी छात्र लोक जनशक्ति विंग का मैं प्रेसिडेंट रहा, ऑल इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, और मैंने डूसू में एक बार चुनाव लड़ाया, तो हमारा बहुत अच्छी फाइट वहाँ पर रही थी। उसके बाद मैं जो ना कांग्रेस में आ गया। कांग्रेस में मैंने काफ़ी काम किया, संदीप दीक्षित जी मुझे लेके आए। उसके बाद फिर मैं आम आदमी पार्टी में आया पिछले 8 साल से, और यहाँ पे सिर्फ यही कि ये एक पार्टी ऐसी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, लोगों के लिए कुछ जन सेवा करना चाहती है, कुछ आगे बढ़ाना चाहती है,
इसी सोच के साथ मैं इस पार्टी से जुड़ा था। लेकिन जो इन्होंने पिछली बार कांग्रेस को भर भर के गालियाँ देते थे, उनको चोर बताते थे, और जैसे ही इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया तो मेरा मन खट्टा हो गया कि या तो ये उस टाइम झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं, या आज की डेट में दोनों ही भ्रष्टाचारी हो गए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। चोर चोर मौसारे भाई ये बन गए हैं। तो मेरा मन इससे हट गया और मुझे कुछ अलग करने का मन था। तो मुझे लोगों की सेवा करनी थी इस क्षेत्र में आके, तो मेरा यही उद्देश्य था। इसी पार्टी में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था। तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि उद्देश्य इनका जो इन्होंने बताया कि जनता की सेवा करना। योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपकी पार्टी है भारतीय वीर दल, ये एक नई पार्टी है, तो अभी जो है बीजेपी और आपका बहुत ज़ोर चल रहा है, तो उसके आगे आप अपने आप को कहाँ खड़ा देख रहे हैं और क्या मतलब इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैम, भारतीय वीर दल का गठन हुए लगभग 5 साल हो गए हैं। दिल्ली में हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उसका मैं सबसे पहला कैंडिडेट मैं ही हूँ जो पूरी दिल्ली लोकसभा से लड़ रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि जो ना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुझे क्यों डिफरेंट, क्योंकि जो इन्होंने पॉलिसी अपनी चेंज करी, जिस विचारधारा को लेके चले थे, ये अपनी विचारधारा से भटक गए। और बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम और ये सब करती है, ये जो लोगों को लड़ाने का काम इन लोगों ने किया है, उस मुद्दे को लेके मैं थोड़ा सा उनसे खफा रहता हूँ कि ये जो ना आपको नहीं करना चाहिए। हमें देश की बात करनी चाहिए। नेशन फर्स्ट है तो फर्स्ट है, उसी के हम विकास की बात करें। तो हमारा जो विज़न है यहाँ पे लेने का सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि आप हिंदुस्तान के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप देखेंगे कि सब स्टेट में उनकी स्टेट पार्टी है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी स्टेट पार्टी है। लेकिन दिल्ली में 357 गाँव हैं, इन्हों की कोई स्टेट पार्टी नहीं है। इस बात को मैं लेकर चला हूँ। इसकी वजह से ये हो रहा है कि जो दिल्ली के गाँव को या दिल्ली शहर को जो हमें विकास मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। मान लिया केजरीवाल जी ने जो योजनाएं चलाई वो सब फ्री के नाम पे चला दी, लेकिन दिल्ली की हालत बद से बदहाल हो गई है। ट्रैफिक जाम की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है। जो मेन मुद्दे हैं हम दिल्ली के जो विकास के लिए चाहिए, जिनमें लगे कि पूरे वर्ल्ड में कि दिल्ली देश की राजधानी है, भारत देश की राजधानी है, वो कहीं ना कहीं हम इन पार्टियों से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये उस पर अपना खरा उतर रहे हैं। तो इन्हीं नहीं उतर रहे हैं। इसका वजह है कि ये दिल्ली के जो लोकल लोग हैं, जो मूल रूप से जिनके आधार पर दिल्ली बसी हुई है, उसमें ये अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। हम उन्हीं मूल लोगों को जगाने के लिए आए हैं कि वो सब लोग एक हो जाएं, अपनी दिल्ली की पार्टी एक ऐसी पार्टी बनाए जो दिल्ली की समस्याओं को समझे, दिल्ली के लोगों की समस्याओं को समझे। दिल्ली में पूरे देश से लोग रहता है, लेकिन समस्याओं का अंबार आज भी वहीं है। साफ़ सफाई नहीं हो रही है, पार्किंग की समस्या है, और ट्रैफिक जाम का तो इतना बुरा हाल है कि आप भी शायद दूर से आए, आपने खुद ने महसूस किया होगा। तो हम उन चीज़ों पे काम होना चाहिए। फ्री की जो मिलना चाहिए, जो बिल्कुल ही गरीबी रेखा के नीचे है, जिसको आवश्यकता है सर्वाइव करने की, उसको इंसानियत के नाते हम उनको चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन हम जो है ना इसको भी नहीं भूलना चाहिए कि जो पैसा हम इधर उधर लगा रहे हैं, आज जो ना 3600 करोड़ का इनका बजट बताते हैं, 36,000 करोड़ का, और उसमें से लगभग 30,000 करोड़ ये इसी चीज़ों पे व्यस्त कर दे देते हैं। तो बाकी जो 6 करोड़ में क्या डेवलपमेंट होगा? इनका फ्यूचर प्लान क्या है? किसी का कोई फ्यूचर प्लान नहीं है कि दिल्ली को लेकर क्या इनका कोई बड़ा कोई मेगा प्रोजेक्ट है, क्या इसको कैसे विकास करेंगे, ये सब इनके पास नहीं है। उस विचारधारा को लेकर हम आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो हो सकेगा दिल्ली खाली हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसलिए हम इसको पार्टी को अपना बना के चले हैं, और इसमें पूरी दिल्ली में हम अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, फिर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब हम दिल्ली को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक सवाल है मेरा आपसे कि सबसे पहले आप क्या चीज़ में बदलाव लाना चाहेंगे जो इन पार्टियों ने नहीं की है, जो इन्होंने लोगों से वादे किए हैं? तो सबसे पहला बदलाव क्या आने वाला है? सबसे पहला बदलाव, अगर मैं देश की बात करूं, बीजेपी 10 साल रही और लगभग 70 साल के करीब कांग्रेस रही, 60-65 साल समझ लो। लेकिन जो रोज़गार की समस्या है वो आज भी है। और आप सुन के ताज्जुब होगे कि जब जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो वो 5 मुद्दे लेके आए थे। 5 मुद्दे थे: गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, विकास, ये सब मुद्दे थे। और आज 75 साल बाद भी आप देखते हो पार्टियां चेंज कर दी, देश में सरकारें चेंज हुई, लेकिन वो मुद्दे आज भी खड़े हैं। बड़ा ताज्जुब की बात है कि इन लोगों ने काम किस पे किया है। तो ये सब चीज़ें हम जो मुद्दा लेके चलें, कि मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान में जो भी युवा है,
उसको रोज़गार मिलना चाहिए, जैसी उसकी काबिलियत है वैसी रोज़गार मिलना चाहिए। अगर रोज़गार ना मिले तो उसको बेरोज़गार भत्ता मिले, लेकिन मस्ट ये है कि उसको रोज़गार मिले ताकि वो जो है ना उसके अपने घर का पालन पोषण कर सके। उसी के लिए हमारे जो एजेंडे में है कि हम हर घर योजना रोज़गार योजना लेके आ रहे हैं कि हर घर को रोज़गार मिले, घर में से एक सदस्य को रोज़गार मिले, हम उसको काम भी देंगे। हिंदुस्तान में काम की कोई कमी नहीं है, कमी है तो मैनेजमेंट की है कि जो सरकार कर नहीं पा रही है, जो बेरोज़गार लोग इतना घूम रहे हैं। और ये आने वाली पीढ़ी में मैं देखता हूँ बड़ा नज़दीक से कि जो युवा पीढ़ी है जब उसको रोज़गार नहीं मिलता वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रही है। ये हमारे लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये जो आपने बेरोज़गारी पे ये सबसे पहला कदम उठाएंगे, तो आप किस तरह से उनको रोज़गार दिलाने वाले हैं, थोड़ा सा कुछ बताएंगे इस? देखो, हमारा जो देश है वो विकासशील देश है, विकसित देशों में नहीं आता। काम करने के लिए मैम इसमें बहुत कुछ है। जहाँ हम बहुत ज़्यादा मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं वहाँ हम मैनुअल पावर का यूज़ कर सकते हैं कि आज हम जो बहुत सारी मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, या हाईवे बन रहे हैं या कुछ बन रहे हैं, अगर हमने कहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लोगों को काम देना चालू कर दिया तो मैं समझता हूँ कि मशीनरी का काम जो ज़रूरी है वहाँ इस्तेमाल हो, बाकी हम जो ना लोगों को रोज़गार देने का काम करें तो उससे हमारा देश तरक्की भी करेगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, अभी आप ये पूर्वी दिल्ली, ईस्ट दिल्ली से हैं आप, तो दिल्ली के लिए आपने तो ये देश भर का एजेंडा मुझे बताया, ये ईस्ट दिल्ली के लिए आप ऐसा स्पेशल क्या करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी नदियों में एक आती है यमुना, और अभी पीछे उसमें काफ़ी फ्लड भी आया था, ओवरफ्लो हुआ था, काफ़ी मतलब नुकसान भी भारी झेलना पड़ा था जो इधर ही की साइड को, आपको वो पता ही होगा। तो इसमें यमुना के काम को लेके आप उसमें क्या बदलाव ऐसा करेंगे कि आगे से ऐसी स्थिति ना बने, या कुछ ऐसा कुछ एजेंडा सोचा है आपने कुछ? मैंने जैसे आपने बताया यमुना नदी के बारे में, हमारे क्षेत्र में भी आती है। यमुना नदी का जहाँ उद्गम स्थल है वो हमारे 4 धामों में भी आता है, हिंदू संस्कृति के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से, और ये बड़ी पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं। मेरा मानना यह है कि देश भर में जितनी भी नदियाँ हैं, जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं, ये हमें जीवन देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जल ही जीवन है और इनको फ्यूचर में हमें बचाने के लिए बड़ी प्लानिंग करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये नदियाँ साफ़ होनी चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो जल जीवन वाली जो बात है वो सार्थक हो। और मेरे प्लान के लिए तो मैं, क्योंकि जमुना किनारे से ही मेरे गाँव बसा हुआ है, तो पहले जब हम छोटे थे तो जमुना नदी में नहाने भी जाया करते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि वहाँ आप पैर रखने की इच्छा नहीं करेंगे, वो नाले का रूप उसने ले लिया। देख कर बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमारी भावनाएं कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है। मेरा मानना यह है कि अगर हमें कुछ ऐसा मौका मिला और हम इसके लिए कुछ कर पाए, तो मैं चाहूँगा कि जमुना के किनारे किनारे बहुत ही सुंदर घाट बने, जो पूरी दिल्ली के लिए उसे पर्यटक स्थल बन जाए, लोग घूमने आए और नदी साफ़ हो, और आगे के लोगों को जो ना घूमने के लिए बहुत बढ़िया एक जो ना दिल्ली में एक पर्यटक स्थल बन जाए। गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू में आराम होगा, और एक साफ़ हमारे यहाँ से जो साफ़ नदी बहेगी वो हमारा सपना भी पूरा होगा दिल्ली का। क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी नुकसान से जो है लोग जूझे थे, और मुझे लगता है कि पहले के अकॉर्डिंग अब बहुत ज़्यादा लोगों ने भी लापरवाही, ऐसा नहीं है कि नेता ने ही सब कुछ करना है, जो नेता खड़ा हो गया, जो कैंडिडेट खड़ा हो गया, उसी के सारे ये काम होते हैं। ये पब्लिक का भी एक रोल होता है मेन, कि उसमें गंदगी ना करें, बट लोग नहीं समझते हैं और उसको रोकने के लिए ऐसा कुछ कदम नहीं उठाते हैं। तो ये कदम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ये जब रिवर्स ही सेफ नहीं रहेंगी तो आगे हम कुछ वो नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एक और सवाल रहेगा मेरा आपसे कि साफ़ सफाई तक तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू रहता है ख़ास तौर पे दिल्ली में, वो रहता है जाम का। और जाम आपको पता है कि आप ही का एरिया है, अनफॉर्चुनेटली, मतलब आप ही का एरिया को मैं काउंट करवाऊंगी कि जो आश्रम से लेके और यहाँ काले खां जो आप देखते हैं, और यहाँ मुझे लगता है आश्रम पे भी फ्लाईओवर बन गया है, अंडरपास बन गया है, और इधर की साइड आए आपकी एरिया की इधर काले खां में, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है मल्टी फ्लाईओवर बन गया है। बट उसके बावजूद, और मुझे लगता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हब भी बन रहा है, तो उसके बावजूद इतना सारा ट्रैफिक, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इसमें कैसे सुधार लाना चाहेंगे आप? मैम, जो आपने जिस बात को कहा है ना जाम का, दिल्ली में जाम का बहुत बड़ी समस्या है। और मैं पहले भी कहता रहा कि भाई जो इतना पैसा हम विकास के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम जाम होता है तो प्रदूषण भी होता है, और प्रदूषण हमारी हवाओं को गंदा कर रहा है, इतना खतरनाक है हमारी सेहत के लिए जिसको हम बता नहीं सकते। लोगों में तरह तरह की बीमारियां, और उनका जो ना एवरेज आयु भी कम हो रही है।
जो आपने जाम की बात करी, हमारे प्लानिंग ये थी कि हम जाम के लिए एक जाम मैनेजमेंट जो ना मंत्रालय अलग से बनाएंगे, जो इस पे नज़र रखेगा कि जाम के कारणों को जाने, और वहाँ पे अगर जो भी विकास की ज़रूरत है उसको तुरंत अपना उनको स्पेशल फंड देंगे कि इस काम को निपटाने का काम करें और बहुत तेज़ी से इस काम को निपटाने का काम करें। क्योंकि अब जैसे आपने कहा, ये ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है। अभी मैंने पीछे सुना था कि एक जो ना बुलेट ट्रेन का भी यहाँ से चल रहा है, दिल्ली से वाराणसी। अगर इतना बड़ा हब बनेगा और जाम की समस्या रहेगी तो लोगों के बहुत सारे साधन है, किसी की बुलेट ट्रेन छूट जाएगी, किसी की RRTC छूट जाएगी, किसी की अगर जो ना ट्रेन से एक बार छूट गई तो आपको पता है कि लोग अपने समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, पैसे का भी नुकसान है। तो कम से कम ऐसी जगहों पे जाम से इनके लिए कोई बहुत ही बड़ी प्लानिंग जो ना गवर्नमेंट को करनी चाहिए। मैंने आप पहले भी बताया कि इसलिए दिल्ली में प्लानिंग नहीं होती क्योंकि यहाँ की कोई स्टेट पार्टी नहीं है। लोग वो सदन में, ये देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ पे दिल्ली के बड़े मुद्दे को उठाया ही नहीं जाता। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो दिल्ली के अंडर में आते हैं, लेकिन इन दोनों की नोक झोंक में यहाँ का आम आदमी पिस रहा है। और एक बात और भी है, जाम लगने की वजह से कहीं आग लग गई है या कहीं पुलिस को पहुंचना है या फिर कहीं हॉस्पिटल कोई मरीज़ जा रहा है, तो उसके लिए भी कोई अलग लेन होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कोई इंसान वहीं दम तोड़ देता है या किसी का कोई एक्सीडेंट है, वो जाम में ही फंसा रह के उसके आधे काम तो वहीं ठप हो जाते हैं। कहीं आग लग रही है तो वो पूरा ही जल के खाक हो जाता है, तब तो एम्बुलेंस पहुंचती है। तो जाम का तो सॉल्यूशन फर्स्ट होना ही चाहिए। और ये मैंने आपको पहले ही बोला कि हम कुछ ना, सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इसमें अपील करेंगे, अगर हमें सदन में जीतने का मौका मिला और हमें, अगर मैं बार बार कहता हूँ यहाँ के लोगों से कि भाई अगर जहाँ जहाँ आप किसी भी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं तो उसके साथ साथ विपक्ष में बोलने वाले भी चाहिए। अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपके काम नहीं होंगे। आपको क्या ज़रूरत है, तो कम से कम पूरी दिल्ली में से, मैं एक सीट पे यहाँ से लड़ रहा हूँ, कि अगर आपने एक आदमी भी जिता के भेज दिया तो वो आपकी पूरी दिल्ली में आपकी आवाज़ उठाने, दिल्ली के कामों की आवाज़ उठाने के लिए सदन में काम करेगा, और जो भी यहाँ से समस्याएं हैं उन समस्याओं को सदन में उठाएगा, और आप देखना कि सरकार मजबूर हो जाएंगी उस काम को करने के लिए। जो आज तक काम नहीं हो दिल्ली में, वो काम होंगे। तो जैसा इनकी पार्टी का नाम है, ये अपना जो बता रहे हैं एजेंडे, इनके एजेंडे भी वैसे ही हैं। आप एक गांव से हैं, काले खां गांव है, और आपके आसपास भी कई गांव हैं जो आपके ही क्षेत्र जो में आते हैं। तो गांव में आप ऐसा क्या चेंज करना चाहेंगे, क्या एजेंडा है आपका गांव के जो प्रति, मतलब जो इतने सारे गांव हैं आपके पास, तो उनके बारे में क्या एजेंडा रखते हैं आप? मैम, दिल्ली के जितने भी गांव हैं, दिल्ली में 357 गांव हैं, और उसमें हर समाज के गांव हैं। यहाँ पे ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं, यादव भी हैं, गुजर भी हैं, वाल्मीकि हैं, जादव हैं, खटीक हैं, तेली है, माली है, और आपका जोगी हैं, रायदासी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, और दिल्ली के लिए विकास में जो भी योगदान दिया वो दिल्ली के गाँवों ने दिया। लेकिन इन गवर्नमेंटों ने सबसे बड़ी अनदेखी करी दिल्ली के गाँव की ही। सबसे पहले दिल्ली के जो आज भी लोग जो दुर्गति आप देख रहे हैं, आप भी खुद इस गांव में खुद चल के आए हैं। मैं पहला एग्जांपल आपको देखता हूं। क्या आप यहां की साफ़ सफाई से संतुष्ट हैं? क्या आप यहां की जो और प्रॉब्लम है, यहाँ बड़े बड़े रोड गलियां बन गई है। हमारा सराय काले खां एक ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है। RRTC यहाँ पे जो कम से कम 7 ज़िलों को यहाँ से जोड़ेगी। उसके अलावा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, हिंदुस्तान का माना हुआ बस अड्डा सराय काले खां है। ऊपर से यहाँ बुलेट ट्रेन का भी प्रोजेक्ट यहाँ पे ला रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सरकारों ने, दोनों सरकारों ने मिलकर दिल्ली के किसी भी गांव के लिए, आज भी दिल्ली के गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे एक आंदोलन किया था कि सीवर लाइन यहाँ चेंज होनी चाहिए, गंदगी बहुत रहती है। 8 साल में यहाँ विधायक सीवर लाइन चेंज नहीं करा पाया। तो मैं समझता हूँ ना यहाँ पार्किंग है, ना यहाँ पार्क हैं, सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम लोगों को मौका मिला तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही होगा कि मैं दिल्ली के गाँव की तस्वीर बदलने का काम करूँ। मुझे लगता है कि गांव के लिए, गांव के विकास के लिए और गांव के लिए इतनी जो बारीकी से किसी ने आज तक सोचा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। लगभग यहाँ पर कितने गांव होंगे जो आपके क्षेत्र में आते हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। लगभग इस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 गांव हैं। 20 गांव? हाँ, जो मेरे क्षेत्र में आते हैं। यही हाल है। और दिल्ली के जितने भी गांव हैं, मैं खाली 20 गांव की बात नहीं कर रहा, वो तो मेरे क्षेत्र में आते हैं, लेकिन पूरी दिल्ली में 357 गांव हैं, और सभी गाँव की समस्या
बद से बदतर हो चुकी है। लोगों के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हम जो ना जैसे अनऑथराइज कॉलोनियाँ पहले झुग्गी झोपड़ियाँ पड़ी हुई थी उस तरह से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा दुर्गति दिल्ली के गाँव की है। और मैंने आपसे पहले भी कहा और मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारा मुख्य एजेंडा है कि हम दिल्ली का, अगर मूल रूप से अगर कोई कैंडिडेट दिल्ली का है तो वो हम ही हैं दिल्ली के। ये तो दोनों कैंडिडेट बाहर के, इनको तो पता ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के लिए कैसे कैसे ये दिल्ली के लोग तरस रहे हैं। यहाँ पे आपको जान के ताज्जुब होगा, आपने वाहनों का जाम तो हर जगह सुना होगा, मेरे यहाँ तो आदमियों का जाम लग जाता है। जनसंख्या का इतना वो लोड है और उस तरह से विकास हो नहीं रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है कि दिल्ली के गाँव को अगर हम जो ना इसी तर्ज पे काम करने वाले हैं कि मेरा गाँव मेरा देश, अगर हम पूरे गाँव को सुधार देंगे तो मुझे लगता है कि देश की तस्वीर कुछ और ही होगी। और हम सबसे पहले दिल्ली के गाँव को सुधारने का काम करेंगे। एक और मुद्दा जो बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है, मैं आपको इसी में जोड़ना चाहूँगा। दिल्ली के गाँव को, दिल्ली को जब विकसित किया जा रहा था तो दिल्ली के गाँव की ज़मीनों को सरकार ने लिया और उसको अधिग्रहण करने के लिए आज तक भी हमें पैसा नहीं मिला। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो बस अड्डा जो बना हुआ है ये हमारी ज़मीन में बना हुआ है, लेकिन आज तक भी 1 रुपया हमें नहीं मिला। 1959 का नोटिफिकेशन है, लेकिन आज तक हमें पैसा नहीं मिला। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। दिल्ली में ऐसे सैकड़ों गांव हैं जिनका गवर्नमेंट ने ज़मीन लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, और उसके अलावा हम डेवलप नहीं कर पाए। आज जो ना बहुत सारे, हर गांव में 2-4-5% लोग होते हैं जो बड़े संपन्न लोग होते हैं। बाकी जो 95% लोग हैं वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास में चले जाते हैं। वो अपनी कैसे इस दिल्ली में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी दुर्दशा उनकी है। मैं सबसे पहला अगर मुझे स्टेप मिला तो मैं दिल्ली के गाँव के लिए स्पेशल पैकेज लेके आऊँगा और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको एक पॉश कॉलोनी की तरह उनको काम करने का काम करें, डेवलप करने का काम करेंगे, विकास करने का काम करें। हाँ, क्योंकि मैंने देखा भी है और जनता ने भी ऐसा देखा होगा कि सबसे पहले गांव का सफाया करते हैं कि वहाँ पर कुछ नया बनाएं और ये करें। तो काफ़ी गांव, जैसा आपने बताया, उनको उनका मुआवजा नहीं मिला जो मिलना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी सोच है इनकी, क्योंकि ये खुद एक गांव से हैं, खुद ज़मीन से उठे हुए इंसान हैं। और इतनी अच्छी सोच इसीलिए है क्योंकि ये हर एक जो आम आदमी की समस्या है उसको अपने ऊपर लेके समझ के, और तभी ये आपसे जो है ये सब बातें बोल रहे हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि पूरे देश से, मतलब पूरे जो कंट्री है उससे यहाँ पर माइग्रेटेड लोग बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ है उनकी। तो उनके लिए कुछ एजेंडा हैं आपके? गांव के लिए तो आप कर ही रहे हैं क्योंकि आप खुद ही गांव में रहते हैं, तो उनके लिए क्या एजेंडा है आपका? जैसे आपने कहा कि पूरे देश भर से प्रवासी लोग यहाँ आते हैं। देश की राजधानी है तो आना स्वाभाविक है कि ये लोग तो आएंगे ही। भाई जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ के यहाँ कुछ ना कुछ आदमी ना रहते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब वो लोग आते हैं तो वो आते हैं, सबसे नंबर 1 एक ही खोज होती है उनकी, रोज़गार। उनके यहाँ रोज़गार की जो उपलब्धता नहीं होती, वो रोज़गार की खोज में दिल्ली आते हैं। और दिल्ली में जो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले उनको रहने के लिए मकान चाहिए और वो मकान मुहैया कराते हैं दिल्ली के गांव, जहाँ पे वो किराया देके, पूरी दिल्ली में सबसे सस्ता किराया दिल्ली के गांव का होता है, जहाँ पे वो किराए पे मकान लेके रहते हैं और फिर रोज़गार की तलाश करते हैं। और उसमें कई तरह के लोग होते हैं। अब रेहड़ी पटरी भी लगाते हैं लोग, कुछ जो ना छोटी छोटी दुकानें हैं, कुछ कोई और किसी तरह की नौकरी पे से जो यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स भी करते हैं। सरकारी नौकरियाँ तो आपको पता ही है कि सरकारी नौकरियों में इतना आजकल स्कोप है नहीं, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन लोगों के लिए कोई ना कोई स्कीम ऐसी लेके आऊँगा। जैसे रेहड़ी पटरी, एक बहुत ज़्यादातर लोग रेहड़ी पटरी की तरफ भगते हैं क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे के लोग यहाँ पर आते हैं रोज़गार की तलाश में। तो रेहड़ी पटरी के लिए एक प्लान तो बनना चाहिए, क्योंकि जो देश में आदमी रह रहा है, गरीब है, तो उसको, गरीब को भी जीने का हक है, उसको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और ये काम भी अगर हम लोग दिल्ली के गांव चाहेंगे तो ये प्रवासी लोगों की मदद भी हम वैसे भी करते हैं। और अगर इस तरह से इनके लिए कोई हम प्लानिंग लेके आए तो सदन में ये मुद्दा उठाने का काम मैं ज़रूर करूँगा। और आप देखोगे कि आने वाले 1-2 साल में जब मुद्दे उठते हैं तो गवर्नमेंट पे दबाव पड़ता है और उसको करने का भी वो संकल्प लेते हैं। तो मैं भी इस संकल्प के साथ कि इन लोगों की मदद करूँगा। आएंगे, देश की राजधानी है, सब जगह से लोग आएंगे यहाँ पे प्रवास करेंगे। यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलता है। जो भी यहाँ आदमी रहता है वो राशन की दुकान से राशन लेगा, मकान किराए पे लेगा तो उसमें पैसा देगा, कुछ कपड़े खरीदेगा, जूते खरीदेगा। तो यहाँ के बहुत सारे लोगों का जो ना पूरा सर्कल है कि उन लोगों पे बहुत सारा जो ना पूरी दिल्ली की आधी अर्थव्यवस्था तो इन लोगों पे रुकी हुई है। तो इनको रोकना नहीं चाहिए। इनके लिए कोई ऐसा विकल्प, कोई ऐसी सुविधाएं इनको देनी चाहिए
ताकि इनको भी ये सुविधा रह सके और हक से और सम्मान से जी सके, और जो ना दिल्ली का भी रोज़गार और इकोनॉमिक बराबर चलती रहे। जैसे ही आप यहाँ काले खां से हैं और यहीं पे पास में ये स्टेशन भी है आपके ही, तो वहाँ पर रेहड़ियाँ भी हैं, और आपने अभी बोला कि इतना जो जाम के बारे में मुझे बताया, इंसानों का जाम ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत और रेहड़ी जो लगाते हैं उनका, तो रेहड़ी वालों के लिए आपने कोई स्पेशल एक अलग जगह सोची है कि वहाँ पर रेहड़ी लगनी चाहिए इतने पर्टिकुलर एरिया में, और पार्किंग की भी दिक्कत ना हो और लोगों का जो जाम लगता है वो, क्योंकि स्टेशन भी आपके बिल्कुल पास में ही है, तो इसके लिए मैं जानना चाहूँगी, मतलब ऐसा सोच रहे हैं कुछ कि अलग अलग जगहों पे इनको जगह दी जाए पर्टिकुलर, या कैसे, मतलब ये थोड़ा सा बताएं। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ की बात करूँ, एक एग्जांपल मैं अपने सराय काले खां का दूँ, तो सराय काले खां बस अड्डा है, मेट्रो स्टेशन है, और इसी के बगल से जो एक रास्ता गया है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ। जैसे भी आप आए और आपको जाम का भी वो भुगतान करना पड़ा, देखना पड़ा कि इतना बड़ा जाम है, और रेहड़ी पटरियाँ उसका मेन कारण है, क्योंकि रेहड़ी पटरियाँ जगह नहीं है तो रोड पर लगी हुई है। अगर मुझे अगर ईस्ट दिल्ली से यहाँ मौका मिला तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा, यहाँ पे डीडीए की भी ज़मीन है, या दिल्ली गवर्नमेंट की भी ज़मीन है, मैं यहाँ पे छोटे मोटे मॉल इस तरह का डेवलप करना पसंद करूँगा कि जो सारी रेहड़ी पटरियाँ हैं वो एक मॉल के नीचे, एक छत के नीचे आएँ, सबको 10-10 गज की दुकान एक मिल जाए, तो वो रोज़गार भी कर सकेंगे और रोड पे भीड़ भी नहीं रहेगी, और जिन लोगों को जो चीज़ की आवश्यकता होगी वो मॉल में घुसेगा। और इनका जो स्तर है, जो आज कभी पुलिस वाला तंग कर रहा है, कभी एमसीडी तंग कर रही है, कभी फलाना डिपार्टमेंट आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, जो इनको रोज़गार में जो दिक्कत करते हैं वो उन लोगों से भी इनकी परेशानी होगी, और एक इनको स्थायी जगह मिल जाएगी। चाहे उसके लिए नॉमिनल कोई 10 रुपये 5 रुपये ये गवर्नमेंट कुछ चार्ज कर ले, लेकिन इनके लिए कुछ ना कुछ डेवलप करे। आप बड़े बड़े मॉलों के लिए ज़मीन देते हैं सस्ते रेटों पे, क्या इन गरीब आदमी के लिए छोटे मोटे मॉल वहीं पे डेवलप नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ना नेता की कमी है, ना नीति की कमी है। कमी है तो नेता की नीयत की। अगर आप सही नीयत से काम करेंगे तो आप सब लोगों का भला करेंगे। राजनीति में आने का मतलब राज करने की नीति तो है, लेकिन उसी राज की नीति से लोगों का भला करना सबसे पहले सर्वधर्म होना चाहिए। तो मेरा तो मानना यह है कि हमारी पार्टी इसी को लेके आगे चलेगी, और हर वर्ग के लोगों के लिए इसमें जो आप रोज़गार करते हैं उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर जाति धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। बिना भेदभाव के उन लोगों को काम करने का मौका मिलना चाहिए, और उनके विकास के लिए भी गवर्नमेंट को सहयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, और बहुत अच्छी सोच है कि जो माइग्रेटेड लोग हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, जूझते हैं कई परेशानियों से, और ख़ास तौर पे ये जो रेहड़ी जो पटरी जो भी लगाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी सोच कि एक छोटा सा मॉल उनको बना के देंगे। बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा है और बीएसपी का जो है वो दलित राजनीति करती है, तो ये जो भारतीय वीर दल है पार्टी, इसका एजेंडा क्या है? मैम, जैसे आपने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा है, तो हिंदुत्व एजेंडा तो शिवसेना का भी था। हिंदुत्व जो हिंदुस्तान में रह रहा है तो हिंदुत्व की बात करेगा, वो तो एक सभी का एजेंडा होगा। उसके लिए लोगों के लिए क्या करना है, जो हमने अपना मुख्य एजेंडा बनाया है वो ये है कि हम सबसे पहले फाइट करेंगे डीएनटी के लिए। डीएनटी है जो ना डी नोटिफाइड ट्राइब्स, जो 1857 की आज़ादी के बाद जो अंग्रेज़ों से जो कौमें लड़ी थी, जो एससी डीएनटी भी लड़े थे और ओबीसी डीएनटी भी लड़े थे, हम चाह रहे हैं कि उनको एसटी का दर्जा मिले, उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिले, ताकि वो लोग जो आज तक पिछड़े वर्ग में हैं और वो समाज जो ना दबले कुचले रह गए हैं और बिल्कुल नीचे वाले स्तर पे पहुंच गए हैं, गरीबी रेखा से नीचे, उनको भी समाज में आगे बढ़ने का मौका मिले। एक एजेंडा तो हमारा ये है। दूसरा हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये सब लोगों को फ्री मिले। इसके लिए कोई वार नहीं होना चाहिए कोई भी किसी भी आदमी के लिए। कोई अमीर आदमी है, अगर उसको किसी वजह से बुज़ुर्गों को वो नहीं दे पाता है सुविधा, तो कम से कम गवर्नमेंट दे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य और न्याय तो ये मेरे हिसाब से तो पूरे देश में सबको फ्री मिलना चाहिए। और इसके अलावा हमारे और कई रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि हम हर घर रोज़गार लाएंगे। रोज़गार लाने का सबसे मेन मकसद है कि आप पूरे देश भर में एक लूट मची है, ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, ऐसा फ्री कर दो, वैसा फ्री कर दो। मैं अपने पक्ष में, मैं इंडिविजुअल अपनी बात कहूँ तो हम इसके पक्ष में नहीं है। हम लोगों को भिखारी नहीं सम्मानित बनाना चाहते हैं, हमने रोज़गार देना चाहते हैं। अगर आप 2000 रुपये 3000 रुपये बिजली के बिल में और पानी के बिल में बचा रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कमज़ोर कर रहे हो, उनकी कमाने की ताकत को कमज़ोर कर रहे हो।
अरे लोगों को रोज़गार दो, आप 10,000 रुपये दो, 5,000 रुपये, कोई ऐसा उसको जो ना छोटा मोटा काम 2 घंटे उससे काम कराओ, फिर उसको पैसे दो, तो उसको अपने आप में फील होगा कि वो अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा और इस देश का सम्मानित नागरिक कहलाएगा कि मेरा भी देश के विकास में कोई योगदान है। तो हम इस एजेंडे को लेकर चलें, ये हमारा एक मुख्य एजेंडा है। इस तरह से हमारे 4-5 एजेंडे हैं। जैसे अभी अब मैं दिल्ली की बात करूं तो मैं गांव की बात करता हूं, बार बार आप कहेंगे कि आप, क्योंकि मैं गांव से आता हूं, पृष्ठभूमि से आता हूं, तो गांव की बात करता हूं। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 7 लाख गाँव हैं। अगर गवर्नमेंट ने गाँव को लेकर कोई स्पेशल पैकेज दिया, कोई ऐसी व्यवस्था कर दी, तो आप यकीन मानो पूरे देश की तस्वीर बदल जाएगी। रोज़गार लोगों को अपने आप मिलने लगेगा, क्योंकि उन गाँवों में लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या वो पलायन करते हैं, प्रवासी बनते हैं, तो सिर्फ रोज़गार ही एक ऐसी समस्या है। जब गाँव में रोज़गार मिलने लगेगा तो लोग आएंगे क्यों, और आप इस स्तर पे जो है ना पूरे देश का विकास निश्चित है। तो ये हमारा एक मूल मुद्दा है कि मैं गाँव की बात करता हूँ, गाँव के गरीबों की बात करता हूँ, हर वर्ग की बात करता हूँ, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। जो हक है जीने के लिए, जो चीज़ें चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये सबको अवलव हो। हमारा नारा भी है, शिक्षा और काम, भारतीय वीर दल का यही पैगाम। तो हम इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे और आगे जैसे हमारा मैनिफेस्टो आएगा आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। एक इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है, जैसे आप बेरोज़गारी को हटाएंगे, लेकिन मेन यहाँ पे प्रॉब्लम एक और भी आती है गांव में। स्पेशल जो मैं गांव की बात करूँ तो इसमें एक और प्रॉब्लम आती है जो फेस करते हैं, जो बीमारी, जो अस्वस्थ, जो स्वास्थ्य को लेके अपने परेशान रहते हैं लोग, उनको इलाज नहीं मिलता, या मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटलों का वो खर्चा नहीं उठा सकते। तो क्या इससे मेडिकल से रिलेटेड भी कुछ सोचा है आपने, कुछ ऐसा? बिल्कुल सोचा। मेरा देखो गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, वो कितने अभी मोदी जी कहते हैं हमने इतने एम्स बना दिए फलाना। मेरा ये मानना है कि आज इतना साल हो गया, अब भी हम बहुत पीछे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं में। कम से कम आपको हिंदुस्तान के हर ज़िले में एक एम्स चाहिए। हर ज़िले में लगभग 650 ज़िले हैं। अगर आप जिस दिन हर ज़िले में एक एम्स बनाने में कामयाब हो गए तो आपके स्वास्थ्य के लिए प्रणाली पे आप बहुत जो ना विजय हासिल कर लेंगे, हर लोगों को सुविधा दे पाएंगे। छोटे मोटे हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आप उनकी स्थिति देख सकते हो। लेकिन जो सरकारी जो एम्स की बात मैं करता हूँ ना, एम्स की बात इसलिए करता हूँ कि उसमें अच्छा इलाज और वो रिसर्च करते हैं तो नई मेडिसिन्स भी डेवलप होती हैं, तो लोगों तक सस्ती और अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध उनके माध्यम से हो सकती हैं। तो अगर हम 640 ज़िले में भी एम्स बनाने का जो प्रतिज्ञा कर ले और उन सारी एम्स को स्वास्थ्य मंत्रालय और जो इनके बड़े एम्स हैं उनसे जोड़ने का काम करें, जहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हैं, तो छोटी छोटी बीमारियाँ जो गांव में आती हैं या किसी कोई बड़ी बीमारी भी गांव में आती है, तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप जो ना उसको वीडियो कॉल करके उस पर जो ना ये डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स पर डिस्कस कर सकते हैं, सीनियर डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज टेक्नोलॉजी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और पूरे देश में स्वास्थ्य प्रणाली को बदलना चाहिए। अगर राजनीति की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा शोर है मोदी जी का, योगी, और बीजेपी बहुत बड़ा नाम बन गया है। और अभी जो चल रहा है, आप में भी बहुत शोर चल रहा है, और उसके जो सीएम हैं हमारे, उनके बहुत सिंपैथी है लोगों के मन में उनके लिए। केजरीवाल की बात करें तो इतने बड़े बड़े जो कैंडिडेट्स हैं, इनके आगे आप अपने आप को देख रहे हैं, लोग आपको वोट क्यों देंगे? मतलब कोई ऐसा रीज़न, मतलब कैसे आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने? आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने किया, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि जिस लोकसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कम से कम वो वहाँ के लोगों को ये पता हो कि भाई हम अपना कैंडिडेट क्यों चुने। अगर वो ये सारा सवाल इन सारे दोनों कैंडिडेट हैं, जैसे बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा जी हैं और आपका आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जी हैं, और मैं भी यहाँ से कैंडिडेट हूँ, तो जनता को जानने का हक है कि अभी आपका विज़न क्या है, आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने तो अपने आप के सारे विज़न बताएं। मैं अब बड़ी पार्टी है बीजेपी, मैं उन्हीं की बात बताता हूँ। यहाँ से पहले 2 बार एमपी रहे बीजेपी के। पहले सेशन में 2014 में महेश गिरी जी जीत के आए, उसके बाद 2019 में गौतम गंभीर जी आए। ये पूरे हिंदुस्तान में दोनों ही एमपी फेल साबित हुए। इन्होंने यहाँ किसी भी आम आदमी से कभी जुड़े नहीं रहे, कभी किसी लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। इवन इन्होंने कोई आवाज़ पूर्वी दिल्ली लोकसभा की सदन में उठाने का काम भी नहीं किया। तो मैं इनको अक्सर अपनी स्पीच में बोलता हूँ कि ये तो बड़ी पार्टियों के
चिराग के जिन साबित हो रहे हैं कि अगर इनके आका बोलेंगे तो ये पूछेंगे आका हम क्या करें, तो आका बोलेंगे दिन तो ये बोलेंगे दिन, आका कहे रात तो बोलेंगे रात, आका कहें सुबह तो ये बोलेंगे शाम। तो मैं नहीं चाहता कि अगर जो ना आप लोगों को क्षेत्र का विकास करना है तो आप लोगों को ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा। उम्मीदवार पार्टी के साथ साथ उम्मीदवार पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो उम्मीदवार कैसा है, वो आपके लिए कैसा काम कर सकता है। और यहाँ तो बीजेपी बिल्कुल फेल हो गई है। फेल किस तरह हो गई है, आप इतनी बड़ी लोकसभा 10 विधानसभा, आपको पूरी पार्टी में यहाँ एक कैंडिडेट नहीं मिला। आप नॉर्थ ईस्ट लोकसभा से कैंडिडेट ला के आपको यहाँ पे लॉन्च करना पड़ा, आपको जो इम्पोर्ट करना पड़ा जो इसको कैंडिडेट को, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। और लोग समझते नहीं है। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि इनके पास यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं था। हर्ष मल्होत्रा जी को लाए नॉर्थ ईस्ट से, उसको यहाँ चुनाव लड़ा रहे, और वो अपने लिए कुछ नहीं बोलेंगे। आप पूछ के देख लेना, जवाब नहीं देंगे कि वो क्या करेंगे। जवाब देंगे मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने फलाना कर दिया, ढिकड़ा कर दिया। आपने क्या करा, आप क्या कर रहे थे और आप क्या करोगे, वो अगर जवाब दे दे तो मैं आपको मान जाऊँ। तो हम ऐसे लोगों को वोट क्यों देंगे। दूसरी बात, कुलदीप जी की बात आपने की, आम आदमी पार्टी की, उनका कद बड़ा है। कद से कुछ नहीं होता मैम, विजन से होता है, नीति से होता है और नियत से होता है। कुलदीप जी का मेरे पास अभी कोई मैसेज आया था उन्हीं के क्षेत्र से, वो गंदे पानी के लिए जूझ रहे हैं और कम से कम 10 बार उनको बोला होगा। वो विधायक है कौंडली विधानसभा से, तो उन्होंने, उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। आज आम आदमी पार्टी शोर मचाती है कि हमको एलजी का काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा। कल आप आम आदमी के कैंडिडेट को जिता के भेज भी दोगे तो सदन में शोर मचाएंगे हमें मोदी काम नहीं करने दे रहा। तो आपको क्या नौटंकी बात चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। देश की जनता को वो आदमी चाहिए जो उनका सदन में उनकी बात उठा सके, पंचायत जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें उनकी बात उठा सके। मैं इसलिए कहता हूं कि आप, अगर आपने मुझे जीतने का मौका दिया तो मैं मोदी जी के सामने भी खड़ा होकर अपने सदन देश क्षेत्र की बात कर सकता हूं, आप लोगों की बात कर सकता हूं, समाज की बात कर सकता हूं, गाँव की बात कर सकता हूं और डंके की चोट पर कर सकता हूं। अगर कोई और देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा तो मैं अगर निर्दलीय यहाँ से अगर छोटी पार्टी से जीत के आऊँगा तो मैं उस आवाज़ को उठाने का काम करूँगा, उसको बुलंद करने का काम करूँगा। और उन पार्टियों का जो भी पार्टी सत्ता में होगी उस काम को करने में ये मजबूर हो जाएंगे और इन्हें काम करना पड़ेगा, वरना हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अगर आपने दिल्ली में से एक सीट भी भारतीय लोकदल वीर दल को आपने चुन के भेज दिया तो आपके लिए पूरी दिल्ली की आवाज़ उठाने का काम कोई करेगा तो योगेश गुर्जर करेगा। क्या बात बोली है, बहुत ही अच्छी बात बोली है इन्होंने। और एक मैं आपके थ्रू जो हमारी जनता को आप क्या बोलना चाहेंगे, उनसे कुछ कहना चाहेंगे, अपने मैसेज देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू, आप क्या बोलना चाहेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ अपने पूरी दिल्ली को, पूर्वी दिल्ली लोकसभा के खासकर जनता को, लोगों को, कि मैं तो उनसे ही जुड़ा हुआ लोग हूँ। मैं दिल्ली के गांव से आता हूँ, तो हमारा 500 साल पुराना गांव है। मैं दिल्ली की और गांव की छोटी छोटी समस्याओं के बारे में समझ सकता हूँ। उसके लिए मैंने कुछ, आपने क्वेश्चन पूछे थे तो मेरा विज़न भी है। मैं और लोगों की तरह नहीं बताता, पहले मुझे जिता के भेजो तो मैं बताऊँगा कि मैं क्या करूँगा। मेरे मन में जो प्लानिंग है, जो मैं लोगों के लिए करना सकता हूँ, जो प्लानिंग है वो मैंने आपको स्पष्ट बताई, ट्रांसपेरेंसी के साथ बताई। हम लोग ये काम करेंगे, लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है कि हम नई पार्टी है, हमारे पास संसाधन की कमी है, हम करोड़ों रुपए खर्च करके आपके प्रचार प्रसार के लिए घर घर नहीं जा पाएंगे। ये एक हमने माध्यम चुना है कि हम सोशल मीडिया के जरूर जितने ज़्यादातर घरों को हम पहुंच सकें वो पहुंचेंगे। और आप इसी को, आप उन दोनों को भी सुनना और आप मेरे को भी सुनना। अगर आपको लगे कि हम में कुछ दम दिखता है, हम कुछ कर सकते हैं, तो आप जो है ना प्लीज़ वोट करना। इस बार दिल्ली जो है ना वोट करेगी, पूरा मुझे यकीन है भारतीय वीर दल के लिए जिताने का काम करेगी। आगे हम विधानसभा भी लड़ेंगे, आगे हम निगम में भी लड़ेंगे। जिस दिन आप देखोगे कि हमारा एक एक दो आदमी भी आएगा तो दिल्ली के लिए काम करेगा मजबूती से, क्योंकि हमारे पास संकल्प लिया हुआ है हमने कि हमने इसको कैसे विकास करना है दिल्ली का, और हम कैसे आम लोगों से जुड़े मुद्दे को उठा सकते हैं। हम पूरी मजबूती से उनको उठाएंगे और आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। आप आने वाले समय में देखेंगे कि 5 साल में अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी सीट का लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि तस्वीर बदल दूंगा पूर्वी दिल्ली लोकसभा की। क्या बात है, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिए। हमारे सवाल जो थे, जनता के भी कुछ सवाल हों तो हमें कमेंट करके बताएं, तो हम इनसे आपको फिर से रूबरू करवाएंगे और आपके सवालों के जवाब इनसे जानेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनके जो मैसेज है वो हर घर में पहुँचे
जिन जिन के लिए ये सवाल थे उन तक पहुँचे और आपको इनका जो एजेंडे है और वो कैसा लगा, इनके साथ कौन कौन है, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।